हरिओम विद्यार्थी मित्रों, अपने पिछले पीरियड में पाठ 5 सवाल 52 के जवाब डॉक्टर कलाम के उसका स्वाध्याय अभ्यास में जो प्रश्न दिए हैं वो आज हम करेंगे। यहाँ पे अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं, उसमें से पहला प्रश्न है कि यदि आप इन प्रश्नों पाठ में जो प्रश्नकर्ता हैं उन प्रश्नकर्ताओं में होते तो आप डॉक्टर कलाम से कौन से प्रश्न पूछते, कौन से प्रश्न मतलब कैसे प्रश्न पूछते। तो यदि मैं प्रश्नकर्ता होता तो देश में सब संबंध, देश में सब संसाधन सुलभ होने पर भी अभी तक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में क्यों नहीं आ पाए हैं। हमारे देश में गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती क्यों जा रही है। कहाँ कहाँ बहुमंजिला मकान बन जाने पर अवैध बताया जाता है, जब उसका निर्माण हो रहा होता है तब वहाँ कोई अवैध नहीं होता। विदेशी बैंकों में जमा काला धन भारत लाने में सरकार असक्षम क्यों है। ऐसे सवाल यदि हम प्रश्नकर्ता होते तो डॉक्टर कलाम से करते। उसके आगे हैं डॉक्टर कलाम के अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई। तो डॉक्टर कलाम के 5वीं कक्षा में जब वह पढ़ रहे थे तब एक घटना उन्हें याद थी। शिक्षक श्री एमने शिक्षकનું નામ હતું शिव सुब्रमण्य अय्यर। विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को ये बताने के लिए दिखाने के लिए रामेश्वर के समुद्र तट पर ले गए। कहाँ ले गए? रामेश्वर के समुद्र तट पर ले गए और वहाँ उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण दिखाया। डॉक्टर कलाम इस घटना का बहुत बड़ा उनके जीवन पर असर पड़ा। उन्होंने विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। उसके बाद आगे आपके यादगार घटना हो तो बताइए। जैसे कि गर्मी की छुट्टियां थी, मैं अपने गांव गया हुआ था। गांव के पास एक बड़ा शहर था। वहाँ पे एक नदी थी। मेरा बड़ा भाई अच्छा मतलब उसको तैरना आता था। मैं नदी में तैरना चाहता था, लेकिन मेरा भाई मुझे नदी किनारे ले गया और बातें करने लगा। इसी बीच उसने मुझे धक्का दिया और नदी में जा गिरा। डूबने के डर से मेरे हाथ पाँव चलने लगे और मैं किनारे पे आ गया। ऐसे कहाँ डरते डरते मेरे को तैरना आ गया। ऐसी कोई घटना तुम्हारे बचपन की हो तो तुम लोग इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हो। तुम अपनी कोई भी घटना आपके साथ घटी हो, आपको याद हो तो आप लोग लिख सकते हो। उसके आगे अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हो। अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हो। तो आज हमारे देश में डॉक्टरों और इंजीनियरों की कोई कमी नहीं है। क्या आज हमारे देश में कोई डॉक्टर इंजीनियरों की कोई कमी नहीं रही। कमी नहीं है अच्छे वैज्ञानिकों की, इसीलिए एक महान वैज्ञानिक बनकर, कमी है तो एक अच्छे वैज्ञानिक की, तो वैज्ञानिक की इसीलिए एक महान वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसे पाने के लिए मैं अपने पाठ्य पुस्तक की विज्ञान की पुस्तकें बड़ी ध्यान से पढ़ता
हूँ। विज्ञान की अन्य पुस्तकें भी स्कूल के पुस्तकालय से लाकर मैं पढ़ता हूँ। मैं वैज्ञानिक के जीवन पर लिखी पुस्तक को पढ़ता हूँ। घर में छोटे छोटे प्रयोग उसको पढ़ के घर में छोटे छोटे प्रयोग भी करता हूँ। यही मेरा लक्ष्य है। किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करोगे? तो किसी को मुसीबत में देखकर मैं यथाशक्ति उसकी मदद करूँगा। तन मन धन से उसकी सहायता करने से पीछे नहीं हटूँगा। इसके लिए मैं अपने माता पिता से कुछ मांगने की भी संकोच नहीं करूँगा। मेरे मित्र इसमें मुझे सहयोग देते हैं, नहीं देते तब भी मैं उसको बचाऊँगा। इस तरह मैं उसको मुसीबत की मैं सहायता करूँगा। और विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे प्रश्न 2 में दिया है, परिच्छेद को शुद्ध रूप से पढ़िए और सुंदर अक्षर में लिखिए। वो जैसे लिखा है वैसे ही आपको सुंदर अक्षर में एक बार आपके नोटबुक में वैसे ही लिखना है। उसके बाद प्रश्न 3 है, बचपन में हमें किसी भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। मातृभाषा या अंग्रेजी, क्यों? तो बचपन में हमें मातृभाषा को महत्व देना चाहिए। मातृभाषा माँ की भाषा है। माता की गोद में हमें उसी में सोचना विचारना सीखते हैं। सोचने विचारने की भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति की भाषा हो सकती है। मातृभाषा में हमें अपने हृदय मन के भावों को सरल और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकते हैं। इसलिए बचपन में हमें मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। अंग्रेजी विदेशी भाषा है, उसे पढ़ने सीखने में बहुत ही प्रयत्न करना पड़ता है। उससे प्रवीण होने पर भी अपने हृदय के भाव हमें उसमें असरकारक ढंग से प्रकट नहीं कर सकते। इसीलिए अंग्रेजी भाषा मातृभाषा का स्थान नहीं ले सकती। उसके बाद अनुमान लगाओ कि तुम 2020 में हो, अपने आसपास क्या देख रहे हो, अपने विचार प्रकट कीजिए। तो सन 2020 में देख रहा हूँ कि चारों ओर हरियाली है। पिछले वर्षों में वृक्षारोपण की प्रवृत्ति में तेजी आने से असंभव हुआ। मेरे सामने की सड़क पर हरे हरे पेड़ फूलों के लदे हुए हैं। सड़क खूब चौड़ी और साफ सुथरी है। लोग चीज़ें खरीदने के लिए मॉल में जा रहे हैं। सड़कों पर रिक्शे कम हो गए हैं। कारों की संख्या बढ़ गई है। इनमें छोटी कारें ज़्यादा हैं। पेट्रोल पंप पर बहुत व्यस्त हैं। फ्लाईओवर पर वाहनों का रेला देखने में बहुत अच्छा लगता है। लड़कियां फराटे से दुखिया वाहनों पर आ जा रही। नुक्कड़ पर कोई बेकार खड़ा हुआ नहीं है। उसके बाद आगे हैं स्वाध्याय के प्रश्न लिखिए। पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा रह जाता है, क्यों? पढ़े हुए से ज़्यादा देखा हुआ याद रह जाता है, क्यों? तो विद्यार्थी मित्रों, देखे हुए दृश्यों मस्तिष्क में जो के त्यों अंकित हो जाते हैं। हमने जैसा देखा है वैसे उसके बारे में हम सोचकर बता सकते हैं, वो हमको याद रह जाता, हमारे मस्तिष्क में यानी कि मगज में याद रह जाता है। पढ़ने से केवल मन में हमें वही चीज़ पढ़ते हैं तो अपने मन में काल्पनिक चित्र पैदा होता है, काल्पनिक चित्र बनता है, वही सच्चाई नहीं होती, कभी कभी यथार्थ में होती है। इसीलिए पढ़े हुए से ज़्यादा हम देखते हैं तो हमको ज़्यादा याद रहता है। उसके बाद दूसरा है, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया है। तो डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई माध्यम अंग्रेजी की थी। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम में होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसीलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से वो प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों में संपर्क कायम करने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा।
तो चिराग जैन ने पूछा था कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया कि सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाना है। और आज देश के सामने बड़ी चुनौती है। राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? तो राष्ट्र विकास में महिला का क्या योगदान है? तो राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के सामने ही है। शैक्षिक और औद्योगिक प्रवृत्ति में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के सामने भी महिलाओं को भी नियुक्त होती हैं। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी हैं। सेना के लिए विभिन्न उपकरणों बनाने में भी महिलाएं काम कर रही हैं। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? तो किसी भी देश के लिए देश का अनिवार्य अंग है। सेना शत्रु के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस आए और पुलिस उनसे निपटने में सक्षम न हो तो सेना के जवान ही उसे निपटाते हैं। देश में कहीं भीषण चढ़ाव या भूकंप आया तो सेना संकट में पड़े लोगों की सहायता करती है। इसी प्रकार बाहरी या भीतरी संकट में सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। उसके बाद यहाँ पे मुहावरे के अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे मुहावरा है जी तोड़ मेहनत करना। जी तोड़ मेहनत करना, उसका अर्थ है बहुत मेहनत करना। अगर इसका वाक्य बनाना है विद्यार्थी मित्रों तो कैसे वाक्य बनाएंगे कि यह धंधा जमाने के लिए पिताजी ने जी तोड़ मेहनत की। यह धंधा जमाने के लिए पिताजी ने जी तोड़ मेहनत की है। उसके बाद दूसरा है मुहावरे का महारत हासिल करना। महारत हासिल करना यानी कि योग्यता प्राप्त करना। तो योग्यता प्राप्त करना, इसका वाक्य बनाना है तो कैसे बनाएंगे? हमें
आवश्यक महारत हासिल करना है। हमें हर एक मुसीबत को जीतने में आवश्यक महारत हासिल करना है। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों एक यहाँ पे रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। क्या है? रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों प्रश्न 3 में ये रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। जो कहानी है आप लोग, आपके पास नोटबुक पेंसिल हो तो आप लोग लिखना, तो इस कहानी में ध्यान रखना। तो यहाँ पे रूपरेखा दी है। एक ब्राह्मण स्त्री, नेवला पालना, पानी भरने बाहर जाना, लौटने पर नेवले का मुंह खून से भरा दिखना, बच्चे की हत्या का शंका, नेवले पर गड़ा पटकना, बच्चे को जिंदा पाना, पास ही मरा हुआ सांप पाना, पछतावा और सीख। तो विद्यार्थी मित्रों ये कहानी कैसे लिखी जाती है? तो ये कहानी कोई एक गांव है, स्वच्छ एक गांव है। उस गांव में एक ब्राह्मण का घर है। क्या है? एक ब्राह्मण का घर है। तो उस ब्राह्मण के घर में एक ब्राह्मण का कुटुंब रहता है। उस घर के आगे थोड़े नाली में स्वच्छ पानी जाता है। क्या जाता है? स्वच्छ पानी जाता है। तो वहाँ पे ये ब्राह्मण का कुटुंब रहता है। वहाँ पे एक ब्राह्मण ने एक नेवला पाल के रखा। क्या पाला है? नेवला। वो नेवला हट्टा कट्टा है। तो वो नेवला है, वो ब्राह्मण का स्वामी भक्त है, यानी कि वफादार है। वो नेवला ब्राह्मण का वफादार है। तो एक दिन ब्राह्मण का छोटा एक बच्चा है, वो उसने पालने में सुलाया है और वह नेवले को सब बात समझाकर उसकी देखरेख करने के लिए बोल के वो वहाँ नाली में स्वच्छ पानी देने के लिए वो चली गई। तो वो गई, उसके बाद घर में एक सांप आया। तो उसके बच्चे के पालने के पास उस तरफ जा रहा था, इसीलिए नेवले ने उस सांप को मार दिया। उस सांप को मार दिया, इसीलिए उसका मुंह पूरा लोही वाला हो गया, लाल लाल। तो वो सांप को मार के जैसे ही बाहर, घर से बाहर आ रहा था, वैसे ब्राह्मणी पानी का घड़ा लेके सामने से आ रही थी। तो ब्राह्मणी ने उस नेवले को देखा। तो जैसे ब्राह्मणी ने नेवले को देखा, उसका मुंह खून से लाल लाल था। तो ब्राह्मणी ने सोचा आज उसने मेरे बेटे को मार दिया, मेरे बच्चे को मार दिया। तो उसने कुछ सोचे समझे बिना वहाँ से दौड़ के उस नेवले पर वो घड़ा पटक दिया। तो घड़ा पटकने से उसके ऊपर नेवला बेहोश हो गया और गिर गया। अंदर जाके देखा तो उसका बच्चा पालने में सो रहा था और पालने के पास में मरा हुआ सांप पड़ा था। तो वो सब देखकर ब्राह्मणी समझ गए कि इसको बचाने, उसके बच्चे को बचाने के लिए नेवले ने सांप को मारा, इसलिए सांप के लोहे से उसका मुंह लाल हो गया। वापिस वो बाहर आके देखे तो नेवला मर चुका था। वो बहुत पछताई कि उसने कुछ देखे बिना सीधे उस नेवले को मार दिया। इसीलिए इस कहानी से यही सीख मिलती है विद्यार्थी मित्रों कि कभी हमें सोचे समझे बिना कोई काम नहीं करना चाहिए। हम ऐसे ही नेवले जैसे की स्थिति होती है, कभी कुछ सोचे समझे बिना कोई काम करते हैं तो बाद में पछताना पड़ता है। इसीलिए कुछ भी सोचे समझे बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए।
उसके बाद नीचे दिया है एक फकरे का अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न 4 है। मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे दिया है कि हमारी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे परिचय दिया है, उसको मातृभाषा में अनुवाद करना है। हमारे लिए संसार में सबसे अधिक मूल्यवान हमारा शरीर है। तो अपना माटे संसार में अपना माटे संसार में अधिक मूल्यवान हमारा शरीर है એટલે સૌથી વધારે મૂલ્યવાન સૌથી વધારે મૂલ્યવાન આપણું શરીર છે। उसके बाद दूसरी है शरीर के द्वारा हम सभी काम करते हैं। कि शरीर द्वारा આપણે બધા કામ કરીએ છીએ। शरीर द्वारा આપણે બધા કામ शरीर द्वारा આપણે બધા કામ કરીએ છીએ। इसीलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। એટલે કે માટે શરીર સ્વસ્થ રહે તે ખૂબ જરૂરી છે। માટે શરીર સ્વસ્થ રહે તે खूब जरूरी है। शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। कि शरीर ने स्वस्थ રાખવા માટે સ્વસ્થ રાખવા માટે કસરત કરવી જરૂરી છે। શરીરને स्वस्थ રાખવા માટે કસરત કરવી જરૂરી છે। मजबूत और सुदृढ़ व्यायाम से शरीर मजबूत और सुदृढ़ बनता है। એટલે કે કસરતથી શરીર મજબૂત અને સુદૃઢ બને છે। કસરતથી શરીર મજબૂત અને સુદૃઢ
तो मातृभाषा में अनुवाद कीजिए तो हमारे लिए संसार में सबसे अधिक मूल्यवान हमारा शरीर है। शरीर के द्वारा ही हम सभी काम करते हैं, इसीलिए शरीर का स्वास्थ्य रहना बहुत जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। व्यायाम से शरीर मजबूत और सुदृढ़ बनता है। अंग अंग में स्फूर्ति आती है, शरीर में आलस्य नहीं रहता। એટલે કે हमारे लिए संसार में सबसे अधिक मूल्यवान हमारा शरीर है। એટલે કે આપણા માટે સંસારમાં સૌથી વધારે મૂલ્યવાન આપણું શરીર છે। शरीर के द्वारा ही हम सभी काम करते हैं। એટલે કે આપણું શરીર છે, શરીર દ્વારા જ આપણે બધા કામ કરીએ છીએ, इसीलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। એટલે કે બધા જ કામ કરીએ છીએ માટે શરીર સ્वस्थ રહે તે ખૂબ જરૂરી છે। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। એટલે કે શરીરને સ્वस्थ રાખવા માટે कसरत करवी जरूरी છે। व्यायाम से शरीर मजबूत और सुदृढ़ बनता है। कसरत से शरीर मजबूत और सुदृढ़ बने છે। अंग अंग में स्फूर्ति आती है, अंगों में स्फूर्ति आवे છે। शरीर में आलस्य नहीं रहता है, शरीर में आलस रहती नहीं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे पाठ पूर्ण होता है। जो भाषा सज्जता है वो यहाँ पे सर्वनाम छाटिए, ये पुनरावर्तन एक है जो मैं अपना नेक्स्ट पीरियड जब आएगा तब मैं आपको करवाऊंगी। आज का ये लेक्चर यहाँ पे